नमस्कार फ्रेंड्स एंड लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कक्षा 11वीं, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, चैप्टर 3। और यह इस वीडियो का पहला भाग होगा। और इस पहले भाग में हम पढ़ेंगे भूगर्भ की जानकारी के साधन, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत, भूकंप के बारे में, भूकंप की तरंगें, भूकंप के प्रकार और भूकंप के प्रभाव के बारे में इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अर्थात ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के चैप्टर 3 है, ये पूरा 2 वीडियो में कवर होने वाला है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए। हम परिचय पढ़ेंगे पहले इस पाठ का। क्या कहता है पाठ? पृथ्वी की आंतरिक भाग का अध्ययन प्रत्यक्ष प्रेक्षणों द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। बाहर से देखने पर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की हो सकती है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। इसकी आंतरिक संरचना की प्रकृति बदलती रहती है, यह भी एक बात है। इसलिए अत्यधिक दबाव और तापमान कारण पृथ्वी की गहराई में जाना भी संभव नहीं है। ऐसा भी नहीं कि खुदाई कर ले, पृथ्वी गहराई में चलते जाए, उसका अध्ययन करते जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। पृथ्वी की सतह की संरचना काफी हद तक पृथ्वी के अंदरूनी भाग में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। पृथ्वी की सतह पर जो संरचना हमको दिखती है, स्थलाकृति दिखती है, उच्चावच जो दिखते हैं, कहीं पहाड़, कहीं घाटियां, कहीं मैदान, कहीं पठार, कहीं रेगिस्तान, ये सभी जो परिदृश्य हैं, ये सभी रूप जो है वो पृथ्वी के अंदरूनी भागों में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। इन प्रक्रियाओं को हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको बोलते हैं अंतर्जात क्रिया, ठीक है। और डिटेल आगे हम पढ़ेंगे इसको लेकर के। इनको हम अंतर्जनित क्रिया कहते हैं। इसके अलावा बहिर्जनित प्रक्रियाएं भी होती है, अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण वगैरह। ये अंतर्जनित और बहिर्जनित प्रक्रियाएं लगातार परिदृश्य को आकार दे रही हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना भी आवश्यक है। यानी जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो हमें यह भी देखना होगा कि भूदृश्य यानी पृथ्वी पर जो दिखाई दे रहा है, जैसे इसका स्थल का रूप दिखाई दे रहा है, इसका जो विकास हुआ है, इस विकास को किन किन कारकों ने प्रभावित किया है, उन कारकों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये सामान्य सी बात हमको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है कितनी होती है? 6370। हमारी पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं हम लोग, 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके, वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके, यह संभव ही नहीं है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों और प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थों के विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष नमूने प्राप्त हो रहे हैं, उनका हम प्रेक्षण करें, उनका हम विश्लेषण करें कुछ, ठीक है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष स्रोत जो प्राप्त हो रहे हैं, सीधे सीधे स्रोत नहीं है, अप्रत्यक्ष स्रोत जो प्राप्त हो रहे हैं, उनके आधार पर कुछ अनुमान लगाएं। इन दोनों चीजों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूगर्भ की जानकारी के साधन, इन स्रोतों की बात करेंगे जिनके द्वारा हमको भूगर्भ की जानकारी प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत वे होते हैं जिनको हम सीधे आंखों से देख करके प्रयोगशाला में ले जा करके जिन नमूनों को हम जिनका परीक्षण कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष स्रोतों में क्या आता है? सतही चट्टानें, खनन क्षेत्रों में ठोस मृदा सामग्री रूप में व्यापक रूप से उपलब्ध चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष स्रोत हो सकती हैं। सतही चट्टानें, सतह पर जो चट्टानें, इसके अलावा खदानों की खुदाई के दौरान जो चट्टानें प्राप्त होती है, उनको हम ले जा करके उनका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में अंदरूनी भाग का एक और स्रोत है। ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो पृथ्वी के अंदरूनी भाग का एक और स्रोत है। ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकलता है, ठीक है, उसके साथ जो चट्टानें निकलती हैं, जो पायरोक्लास्टिक बम्स या जो भी संरचना निकलती है जिनके आगे बात करेंगे, उन सभी का यहाँ पे अध्ययन किया जा सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पिघली हुई मैग्मा पृथ्वी की सतह पर फेंकी जाती है, जो प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक में दो योजनाएं दे रखी हैं। एक है गहरे समुद्र में प्रवेदन योजना, यानी गहरे समुद्र में खुदाई, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और दूसरा है समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। दोनों ही प्रोजेक्ट में समुद्र के अंदर गहराई में खुदाई का कार्य हो रहा है। इन परियोजनाओं के द्वारा पृथ्वी के खुदाई द्वारा चट्टानी नमूने प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन जो है वो कहाँ हुआ है? प्रवेदन है ये, प्रवेदन कहाँ हुआ है? सबसे गहरा प्रवेदन हुआ है आर्कटिक महासागर में। कहाँ हुआ है? आर्कटिक महासागर में, ठीक है। और वो क्षेत्र क्या है? वो कोला क्षेत्र है। ये कोयला नहीं है,
वाई को हटा दें, या को कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों की। अप्रत्यक्ष स्रोतों में है तापमान, घनत्व, दाब और उल्काएं। उल्कापिंड जो पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं, इनको अप्रत्यक्ष स्रोत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पृथ्वी से हमको प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के समान ही उल्काएं भी, उल्काई चट्टान पृथ्वी की चट्टानें भी समान रही होंगी, क्योंकि पृथ्वी जो कि ठोस ग्रह है, उसी प्रकार उल्काएं भी ठोस ग्रह, चट्टानी ग्रह हैं। हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, उनमें से जो आंतरिक ग्रह हैं हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, यानी पृथ्वी जैसे ठोस ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से उनकी चट्टानों में समानता मिलेगी। इसलिए उल्काओं के अध्ययन के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भी समझ सकते हैं। ठीक है, तापमान, घनत्व, दाब। खनन गतिविधि के दौरान सतह से पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ती दूरी के साथ तापमान और दबाव बढ़ता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। जिस प्रकार से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता है, दाब भी घटता है, ठीक ऐसे ही गहराई की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, दाब बढ़ता है। इसके अलावा यह ज्ञात है कि सामग्री का घनत्व भी गहराई के साथ बढ़ता है। घनत्व आप जानते हो, घनत्व शब्द का मतलब होता है इकाई आयतन में अणुओं की संख्या। जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे, निश्चित रूप से पृथ्वी का दबाव बढ़ता चला जाएगा, और दबाव बढ़ने से अणु पास आते चले जाएंगे, अर्थात घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार चट्टान की विशेषताओं में परिवर्तन होता है। दूसरा स्रोत है उल्कापिंड, जो पृथ्वी पर आते हैं। हालांकि ये पदार्थ पृथ्वी के अंदरूनी भाग से नहीं आता है। उल्कापिंडों में देखी गई संरचना और पृथ्वी के समान ही होती है। ठीक है, ये वेट उल्कापिंड क्या होते हैं? ये वे ठोस पिंड है जो हमारे ग्रह के समान पदार्थों से विकसित। ये परिभाषा उल्कापिंड की है। ये वे ठोस हैं जो हमारे ग्रह के समान पदार्थों से विकसित हुए, इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग का स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत है गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंपीय गतिविधियां। ठीक है, चलो साहब, यहां पर एक टर्म दे रखा है गुरुत्व विसंगति, इसको समझ लेते हैं। पृथ्वी के भीतर पदार्थों के असमान वितरण से गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन भी असमान है। गुरुत्व बल में इस असामान्य भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। आप अनुमान लगाएं कि यह पृथ्वी है, इसके अंदर जाने पर कहीं गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो सकता है, हाई हो, कहीं गुरुत्वाकर्षण बल कम हो सकता है। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की जो असमानता होती है उसे गुरुत्व विसंगति भी कहा जाता है। और एक फंडा समझेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी के प्रत्येक अक्षांश पर गुरुत्वाकर्षण बल समान नहीं है। सॉरी, पृथ्वी की जो संरचना है लगभग ऐसी मानी जाती है। ये ध्रुवों से, ये पोल से, नॉर्थ साउथ ध्रुवों से पेच की हुई है, और भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा पर ये उठी हुई है। तो इसके केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होती है और भूमध्य रेखा की क्षेत्र की दूरी अधिक होती है। ये क्षेत्र अधिक दूर होने के कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, और ध्रुव नजदीक होने के कारण यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, यानी और इसी प्रकार इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होती है। तो अलग अलग अक्षांशों पर भी गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है। इसी प्रकार पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। भूमध्य रेखा की अधिक दूरी होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। क्लियर है बच्चों? भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा क्योंकि दूरी अधिक है, और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा क्योंकि दूरी कम है। कक्षा 9वीं में हम पढ़ के आए कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो केंद्र से अधिक दूरी होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, वहीं ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। इस प्रकार जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्रमिक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होती जाएगी, यानी प्रत्येक अक्षांश पर गुरुत्वाकर्षण बल असमान होगा। यही गुरुत्व विसंगति है बच्चों। आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं। पहले मैं अपनी पाठ्य पुस्तक में जिस क्रम से यह सामग्री दी हुई है, कंटेंट दिया, उस हिसाब से नहीं चल रहा हूं। मैं चल रहा हूं आपको सरलता से समझ में आ जाए उसको ध्यान में रखते हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना।
भूकंपीय तरंगों से प्राप्त जानकारी, ये जो लाइन लिखी हुई है इससे पहले भूकंप की जानकारी हमारी किताब में दे रखी है, लेकिन भूकंपीय तरंगों की जानकारी केवल एक लाइन लिखने से हमको भूकंप पढ़ना पहले महत्वपूर्ण नहीं है। हम पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आसानी से भूकंपीय तरंग और भूकंप समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम निपटा देते हैं पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। भूकंपीय तरंगों से प्राप्त जानकारी और अन्य तथ्यों के आधार पर आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः निम्न 3 परतों से मिलकर बनी होती है। मैं यहाँ बताता चलूं, हम कक्षा 11वीं की भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ वही कंटेंट पढ़ेंगे जो हमें दिया हुआ है। अन्यथा जब आप कंपटीशन एग्जाम में जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहां पे आपको भूगोल पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों के मत मिलेंगे। आरएनएस मिलेगा, स्वेस मिलेगा, बहुत सारे वैज्ञानिकों के मत मिलेंगे और वो आपको अलग अलग तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि आज यहाँ आप अध्ययन कर लेंगे तो ये जानकारी भी आपको आगे निश्चित रूप से काम आने वाली है। ये बेस जानकारी, आधारभूत जानकारी है। ठीक है, तो पृथ्वी की 3 परतें होती है बच्चों। सबसे ऊपरी परत होती है भूपर्पटी, सबसे ऊपरी परत जिस पर हम लोग निवास करते हैं, जहां हमारे मकान बने हुए, जहां हमारे ये नदियां, झरने, पहाड़ दिखते हैं जिस आधार पे हमको। ठीक है, जहां हमारी खेती होती है, जहां हमारे यातायात के वाहन चलते हैं, धरातल, ऊपरी सतह जो है भूपर्पटी। ठीक है, यह प्रकृति में कैसी है? भंगुर है, भंगुर है। ठीक है, भंगुर जानते होंगे, कोई पदार्थ जब चोट करने पर बिखर जाए। यह पृथ्वी का सबसे भारी ठोस भाग है। कैसा भाग है? ठोस। हमें पता है, हमारे यहाँ मकान टिक सकते हैं, यातायात के वाहन, बड़े बड़े ब्रिज टिक सकते हैं, बड़ी बड़ी संरचना टिक सकती है, नीचे ठोस है निश्चित रूप से। महाद्वीपीय, महासागरीय और महाद्वीपीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई जो होती है भिन्न होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में महासागरीय क्रस्ट पतली होती है। मैं इसको एक चित्र द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो ऊपर का भाग जो आपको दिख रहा है, कहां से दिख रहा है बच्चों? 0 से 100 किलोमीटर लिखा हुआ है ये। तो ये ऊपरी हिस्सा जो है, ये दूसरी लाइन यहां से, ये जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ये ऊपरी हिस्सा क्या है बच्चों? ये ऊपरी हिस्सा जो है ये है आपका क्रस्ट, भूपर्पटी। हम देखें कि ये महाद्वीपीय क्षेत्र है और ये महासागरीय क्षेत्र है। तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई आपको दिख रही है ज्यादा है और महासागरीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई कम है। दोबारा देखें, महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्रों में मोटाई में भिन्नता होती है। ठीक है, महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, महासागरीय क्रस्ट की, मैंने कहा महासागर के नीचे क्रस्ट की मोटाई कम होती है। महासागर के नीचे जो धरातल है, जो जमीन है, उसका ऊपरी भाग, जब भूपर्पटी पढ़ रहे हैं, भूपर्पटी की सतह की मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। जबकि महाद्वीप के नीचे यानी महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? लगभग 30 किलोमीटर है। औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। इसका मतलब इसमें पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान जो कहां बने हुए हैं? महाद्वीप पर बने हुए हैं, उन सभी ऊंचाइयों का औसत है ये 30 किलोमीटर। वहीं जब महासागर की बात करेंगे, हम जानते हैं स्थल आकृति का सबसे निचला भाग है जहां जल भर गया था पृथ्वी के निर्माण के समय, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। तो निश्चित रूप से वहां पर इस महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हम कह रहे हैं कि भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, मोटाई महाद्वीपों के नीचे ज्यादा है और मोटाई महासागरों के नीचे कम है। तो घनत्व तो कहां ज्यादा हो सकता है? कोई वस्तु अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है और कोई वस्तु कम क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो निश्चित रूप से घनत्व वहां होगा ज्यादा जहां क्षेत्रफल उसका कम होगा। वस्तु वही है, कारक वही है, राशि उतनी है। इसलिए महासागरीय क्रस्ट के नीचे जो मोटाई है वहां पर घनत्व ज्यादा होता है, यहाँ डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, घनत्व उच्च होता है महासागरीय क्रस्ट के नीचे। और महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे घनत्व क्या होता है? निम्न होता है। ये याद रखने वाली बात है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं और ये प्लेट टेक्टोनिक्स जब हम पढ़ेंगे तब वहां काम आने वाली है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे ये आप उस चैप्टर आएगा तो अपने आप समझ जाएगा। अभी आप इतना समझ लो, क्या बताया मैंने? ये समझाया महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम है लेकिन घनत्व है ज्यादा है, और महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है इसलिए घनत्व कैसा है? कम है। दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में महाद्वीप की परत अधिक मोटी है। पर्वतीय क्षेत्र जहां जहां है वहां पे महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो ज्यादा मोटी है। ठीक है, उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र में लगभग 17 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, दूसरी परत हमारी आती है बच्चों मेंटल। मैं यहां इस चित्र में समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ठीक है, दूसरी परत आती है मेंटल। ये
जो क्रस्ट है हमारी किताब में इसकी औसत मोटाई मिलेगी आपको 30 या 33 किलोमीटर। जब हम डायग्राम बनाते हैं, कंपटीशन एग्जाम पढ़ते हैं, तो कहते थे 0 से 100 किलोमीटर की मोटाई होती है लगभग लगभग क्रस्ट की। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद यहां से आपको दिख रहा होगा, यहां से लेकर के ये जो हिस्सा है, ये मैं ऐसे ये बंद कर दिया, ये दूसरा हिस्सा है, इसको हमने कहा है मेंटल। मेंटल हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवार। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रवार। मेंटल। ठीक है बच्चों, मेंटल धरातल भूपर्पटी के निचले वाला हिस्सा जो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई से हम प्रारंभ मान लें, ये जाता है लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक। 2900 किलोमीटर की गहराई तक। ठीक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये जाता है। ये मेंटल जो होता है इसका ऊपरी भाग, ऊपरी भाग दुर्बल होता है, यानी तरल होता है। इसका ऊपरी भाग, मेंटल का ये जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग, सॉरी, मेंटल का ये जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग और भूपर्पटी का निचला भाग देख लेंगे दोबारा से। ठीक है, ये यहां से यहां तक मेंटल है। मेंटल का ऊपरी भाग ये वाला भाग, ठीक है, और भूपर्पटी का ये नीचे वाला भाग, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं लिथोस्फीयर। क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर क्या है? स्थल मंडल। ठीक है, ये लिथोस्फीयर जो है इसको एस्थेनोस्फीयर, सॉरी, ये बनाते हैं लिथोस्फीयर को बोलते हैं भूपर्पटी, ये बनाते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बनाते हैं बच्चों? एस्थेनोस्फीयर। इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्यों कहा? क्योंकि इसमें तरल होता है, और इस तरल के ऊपर, दुर्बलता मंडल के ऊपर हमारी जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर ऊपरी धरातल जो है, ये ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। प्रभार। भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, जो मोह असंतता से 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। मोह असंतता क्या होती है? असंत, डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होती है? जब एक परत खत्म होती है और दूसरी परत प्रारंभ हो रही होती है। जैसे दूसरी परत मान चले यहां तो खत्म हुआ ये क्रस्ट, क्रस्ट, और यहां शुरू हो गया मेंटल, तो इसके बीच का ये जो भाग है इसको कहते हैं मोह असंतता। ठीक है, मोहरिक डिसकंटिन्यूटी पूर्ण। मेंटल का ऊपरी 400 किलोमीटर, मेंटल का ऊपरी 400 किलोमीटर तक का भाग तरल अवस्था में होने के कारण दुर्बलता मंडल कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया। एस्थेनो शब्द जो है वो उसका शब्द अर्थ होता है दुर्बल। ज्वालामुखी उद्गात के दौरान जो लावा बाहर निकलता है, वो उसका स्रोत भी क्या होता है? दुर्बलता मंडल होता है। यहीं से लावा बाहर निकल के आता है। जब ये धरातल के नीचे होता है तब उसको मैग्मा बोलते हैं, और बाहर आने पर इसका नाम हो जाता है लावा। ठीक है, भूपर्पटी और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। मैंने कहा कि भूपर्पटी ये क्रस्ट पूरी, और मेंटल का थोड़ा सा ऊपरी भाग, ये जो थोड़ा सा ऊपरी भाग है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर। क्रस्ट और अपर मेंटल। लेकिन ऊपरी मेंटल, हमने कहा थोड़ी देर पहले, ऊपरी मेंटल जो है उसका कुछ भाग ही आता है इसके अंदर। शेष भाग ऊपरी मेंटल का कैसा होता है? 400 किलोमीटर तक का कैसा होता है? तरल होता है, उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक है, मेंटल का निचला भाग स्थलोस्फीयर से आगे तक फैला हुआ है, जो ठोस अवस्था में है। यानी कि 400 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद बात करें करोड़ की। करोड़ यानी कि कोर, पृथ्वी का केंद्र। 2900 किलोमीटर से प्रारंभ होता है ये कोर, मेंटल की जो सीमा है वहां से प्रारंभ होता है, और पृथ्वी के केंद्र तक 6378 किलोमीटर की गहराई तक, इन पृथ्वी के केंद्र तक ये फैला हुआ है। इसके भी दो हिस्से हैं। भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के कोर के अस्तित्व को समझने में मदद की और संकेत दिया कि बाहरी कोर तरल अवस्था में है और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। ऊपरी जो कोर है वो तरल अवस्था में है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा। 2900 से 5100 किलोमीटर तक का ये जो कोर है ये तो तरल अवस्था में है, और आंतरिक जो कोर है ये वाला हिस्सा 51 से और 6378 तक, ये कौन सा है? इनर स्केल। ये किसमें? सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में क्यों है? क्योंकि कोर के अंदर क्या पाया जाता है? निकिल और आयरन। निकिल और आयरन से बनी अत्यंत भारी सामग्री से बना है कोर। ठीक है, इसलिए इसको संयुक्त रूप से
NI लिया यहाँ से और FE लिया यहाँ से, ये हो गया निफे कहते हैं इस परत को। कौन से? आंतरिक कोर को क्या बोलते हैं? निफे कहते हैं बच्चों। ठीक है, डिड यू नो द अर्थ हैज मल्टीपल लेयर, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ये मैं आपको समझा चुका हूं, दोबारा देखेंगे। ठीक है, ये है आपका क्रस्ट, ये है आपका मेंटल, ये है आपका आउटर कोर और ये है आपका इनर कोर। ये आपके हैं तो तीन ही, तीन कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर के देश से आउटर कोर और इनर कोर। मेंटल के भी दो हिस्से हैं। ऊपरी मेंटल 400 किलोमीटर तक कैसा है? दुर्बल है। और 400 किलोमीटर से नीचे तक कैसा है? 2900 किलोमीटर तक कैसा है? ठोस अवस्था में। ऊपरी जो 400 किलोमीटर तक है उसको हमने क्या कहा था? दुर्बलता मंडल कहा था। दुर्बलता मंडल या स्थैनोस्फीयर कहा था। और 400 से नीचे है वो ठोस अवस्था में। ठीक है, दुर्बलता मंडल से ऊपरी हिस्सा जो है, मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो है, जो क्रस्ट के निचले हिस्से के साथ मिलकर के लिथोस्फीयर बनाता है। ठीक है, स्थल मंडल बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हुआ हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम बात करेंगे भूकंप की। भूकंप का मतलब पृथ्वी का कंपन। परिभाषा कहती है कि पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण, अंतर्जात मतलब पृथ्वी के अंतर जो बल होते हैं उनके द्वारा, और पृथ्वी के बाहर से जो बल लगते हैं उनके द्वारा ऊर्जा का निष्कासन होता है। और इसके कारण तरंगे निकलती है, और तरंगे जो सभी दिशाओं में फैल करके पृथ्वी में कंपन उत्पन्न करती हैं। इसे ही भूकंप कहते हैं। क्लियर है बात? अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण क्या उत्पन्न होती है बच्चों? ऊर्जा उत्पन्न होती है। अंतर्जात ऊर्जा से तरंगे निकलती है, तरंगे पूरी पृथ्वी में फैल करके क्या उत्पन्न करती है? कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही भूकंप कहा जाता है। प्रश्न आता है कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? कारण ये रहा, पृथ्वी, हमारी पाठ्य पुस्तक में स्पष्ट दिया हुआ है कि भ्रंश के दोनों विपरीत, दोनों तरफ भ्रंश क्या होते हैं? भ्रंश वे होते हैं जहां पर हम पढ़ेंगे इसको ढंग से, प्लेट टेक्टोनिक, धरातल की प्लेट है, लिथोस्फीयर की प्लेट पढ़ेंगे, वहां पे हम प्लेट्स, वहां पर ये स्पष्ट समझ आएगा। आप इतना समझ लें कि पृथ्वी के नीचे तमाम प्लेटें हैं, प्लेटों के द्वारा ये लिथोस्फीयर बना हुआ है। प्लेटों के किनारे जो होते हैं भ्रंश कहलाते हैं, जहां मिलती हैं आपस में प्लेटें। तो भ्रंश के दोनों तरफ विपरीत शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर की शैल खंड दबाव, ऊपरी शैल खंड जो होता है दबाव डालते हैं, आपस में घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैल खंड जो होता है विकृत होकर अचानक एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। ठीक है, ये सरक जाते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान हो जाती है। स्पष्ट रूप से समझेंगे उस पार्ट में। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि मान के चले एक ये चट्टान है और ये परत है, दो परत है। दूसरा कलर ले लेते हैं इसमें हम, ये परत है ये। ठीक है, ये दोनों परतें जब आपस में विपरीत दिशा में सरकती हैं, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि ये दोनों सरकेंगी तो बिल्कुल बीच में ब्लैक होल हो जाएगा, इसके नीचे कोई है नहीं। नीचे तो धरातल है, नीचे मेंटल है, मेंटल के नीचे आंतरिक मेंटल है, आंतरिक मेंटल के नीचे क्या है? आउटर कोर है, उसके नीचे इनर कोर है। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो घर्षण ने बांधे रखने का प्रयास करता है, परंतु जब यह घर्षण कम हो जाता है, ये खंड, ये दोनों चट्टानें विकृत होकर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। तो दूर जाती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है तो तरंग उत्पन्न होती है और भूकंप आ जाते हैं। देखे भाई, भूकंप का उद्गम केंद्र, अवकेंद्र, या इसको भूकंप मूल, कई नाम है इसके। भूकंप का उद्गम केंद्र, इसे अवकेंद्र भी कहते हैं, इसे भूकंप मूल भी कहते हैं। वह स्थान जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, वह स्थान जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, आप चित्र से समझ सकते हैं कि मान के चलें कि इस चित्र में, इस डायग्राम में यह दिया हुआ है कि भूकंप यहां से उत्पन्न हो रहा है, तो इसको क्या कह दिया? हाइपोसेंटर। पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है उसे हम कहते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र, या इसको क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर, या इसको क्या बोलते हैं? भूकंप मूल, या इसको क्या बोलते हैं? अवकेंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी स्थिति है कि जहां से भूकंप की तरंगें चल करके धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं उसे बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, भूतल पर वह बिंदु जहां भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, भूकंप की तरंगें सबसे पहले धरातल पर जहां पहुंचती हैं उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ये अधिक नहीं है, ये अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र कहते हैं।
एक विशेष बात और, ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु किसके, उद्गम केंद्र के, ये जो उद्गम केंद्र बीच में, ये उद्गम केंद्र जो यहां दिख रहा है आपको, इस उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री कोण पे होगा। मैं एक डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूं। मान के चलें ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में यहां से ये भूकंप मूल है, यहां से भूकंप तरंग उत्पन्न हुई, तो एकदम 90 डिग्री के कोण पर इस स्थान पर, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा एपी अधिक केंद्र, एपी सेंटर। क्लियर है? तो अधिक केंद्र होता है धरातल के ऊपर और अपकेंद्र होता है धरातल के नीचे। ये जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, ये जहां सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जहां सबसे पहले भूकंप तरंगे पहुंचती हैं। ठीक है, दोनों के बीच में कितने का डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की। भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक जो पृथ्वी के अंदर तक चली, जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ वहां से चल करके पृथ्वी के कई परतों से गुजर करके वो धरातल तक पहुंची। तो धरातल तक पहुंचने से पहले उन तरंगों को कहते हैं भूगर्भिक तरंगे, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर है, भूगर्भ के अंदर है, तो उनको कहते हैं भूगर्भिक तरंगे। और जब ये तरंगे धरातल पर आ जाती है तो इन्हीं तरंगों का नाम हो जाता है धरातलीय तरंगे। ठीक है, धरातल पर पहुंचने वाली तरंगों को धरातलीय तरंगे कहा जाता है। देख लेते हैं भूगर्भीय तरंगे। ये भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग, ये भाग नहीं है, भाग है, अंदरूनी भाग से ऊपर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। दो प्रकार की होते हैं, पी और एस, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, पी तरंगे और एस तरंगे, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अगले पेज में। उसके बाद दूसरी होती है धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। एल तरंगे, हालांकि एल लव शब्द से लिया गया, लव वेव्स वैज्ञानिक के नाम पे है, इसको अन्यथा ना लें आप। बाकी इस एल के आधार पर इसको लिथोस्फीयर से भी जोड़ सकते हैं। लिथोस्फीयर क्योंकि स्थल भंडार ऊपरी भाग, स्थल पर ऊपर आ गई लिथोस्फीरिक फेस पे, तो इसको कह दिया हमने धरातलीय तरंगे, लिथोस्फीरिक वेव्स इनको हम कह सकते हैं अपने सुविधा के लिए। ठीक है बच्चों, तुम्हारा ध्यान पढ़ेंगे। ये पृथ्वी की संरचना है, यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ। जब तक ये तरंगे दो प्रकार की तरंगे एस, पी और एस उत्पन्न हुई, ये कहलाई भूगर्भ तरंगे। ये विभिन्न चट्टानों से गुजरी, अन्योन्य क्रिया हुई। अन्योन्य का मतलब है जब कोई तरंग, हमने 10वीं क्लास से पढ़ के आए, क्या क्या पढ़ के आए, परावर्तन पढ़ के आए ना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। हम पढ़ के आए अपवर्तन, पढ़ के आए कि नहीं आए, अपवर्तन जब प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती हैं, जैसे ये माध्यम से और काले माध्यम में प्रवेश करें, मान चले यहाँ मैं लाइन खींच दूं, तो ये तरंगे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक है, 90 डिग्री कोण बना दो, अपवर्तन। तो ये तरंगे जब भूगर्भ में गति कर रही हैं तो इनके मध्य मार्ग में विभिन्न घनत्व की चट्टानें आती हैं, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, जिससे ये धरातल पर पहुंचते पहुंचते रूप बदलकर इनको हम कह देते हैं एल तरंगे। ठीक है बच्चों, हमें पी और एस तरंगों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेना है। पी तरंगे भूकंप के सबसे पहले पी तरंगे की उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको हमने प्राइमरी वेव्स कहा है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। जबकि पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय तरंगा कहा गया। एस तरंगे पी के बाद पहुंचती है धरातल पे। ठीक है, विशेष इंपॉर्टेंट चीज जो है कि पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं और ये एस तरंगे प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ होती हैं। इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ क्या होता है। ये तरंग कोई चल रही है, ऐसे गति कर रही है इस दिशा में, तो जब इस तरंग में कंपन इसी दिशा में हो, किस दिशा में, इस गति दिशा में, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कंपन होते जाएं, एक स्प्रिंग जो होती है उस स्प्रिंग को खींच देने पर और वापस छोड़ देने पर कंपन में ऐसे आगे पीछे ही कंपन होते रहते हैं। यानी कि जब कंपनों की दिशा, किसकी दिशा, कंपनों की दिशा गति की दिशा में हो, तरंग जिस दिशा में जा रही है, तरंग जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में तरंगों में कंपन भी हो, तो उस प्रकार के कंपन को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। आप एक स्प्रिंग की तरह कल्पना करें, हाथ में लें, उसको पिचकाएं, दबाएं, ठीक है, प्रत्यास्थ करें, छोड़ देंगे, वापस तरंग अपने उसी स्थान पर, स्प्रिंग जो उसी स्थान पर आ जाएगी।
फिर दबाएंगे, फिर वहां वापस स्थान पर चली जाएगी। इस प्रकार ये स्प्रिंग की जो गति होगी, इसमें जो तरंग उत्पन्न होगी वो अनुदैर्ध्य तरंगे होगी, कंपन अनुदैर्ध्य होंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे इसी प्रकार की होती है। प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है बच्चों। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ का मतलब है तरंग की गति की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे तरंगों का कंपन होता है। इस प्रकार की तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। तरंग की गति की दिशा क्या है? तरंग की गति की दिशा है ये, और कंपन इसके लंबवत हो रहे हैं, ऊपर 90 डिग्री पे या नीचे 90 डिग्री पर। ठीक है, जब तरंग की गति की दिशा के ऊर्ध्वाधर या अधोधर, ठीक है, यानी लंबवत कंपन हो तो उसे अनुप्रस्थ कंपन कहा जाता है। और यह गुण किसमें होता है? यह गुण प्रकाश तरंगों में होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? अब बात करेंगे एक और विशेषता की कि पी तरंगे जो होती हैं ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गमन कर लेती हैं, ठोस, द्रव और गैस में। जबकि ऐसे तरंगे जो होती है केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती हैं, ठोस माध्यम में। तरल में ये गायब हो जाती है, तरल में इनकी कोई गति नहीं होती। एस तरंगों की बात कर रहे हैं। पी तरंगों की गति सबसे तेज होती है और तीव्रता सबसे कम होती है। गति अधिक है, तीव्रता कम है, यानी कंपनों की तीव्रता कम है, इसलिए नुकसान कम पहुंचाती हैं ये। जबकि पी तरंगों की गति एस तरंगों से, सॉरी, एस तरंगों की गति, एस तरंग गति पी तरंगों से तो कम होती है लेकिन एल तरंगों से अधिक होती है। इनकी गति पी तरंगों से कम और एस तरंगों से, एल तरंगों से अधिक होती है। अब बात करेंगे एल तरंगों की। धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती हैं। इन्हें धरातलीय तरंगे या लॉन्ग पीरियड वेव्स कहते हैं। लॉन्ग पीरियड वेव्स, यहां से एल लिया गया है। इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है, वैज्ञानिक एडवर्ड हफ लव के नाम पर। मैंने कहा था ना, ये वो वाला लव नहीं है, ये वैज्ञानिक के नाम पे है। ठीक है, इनकी गति सबसे कम परंतु तीव्रता सर्वाधिक होती है। ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, सबसे बाद में आती हैं। गति बहुत कम होती है लेकिन तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। एल तरंगों से शैल विस्थापित हो जाती है, इमारतें गिर जाती हैं। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ने वाले थे लेकिन चलो ये और कर लेते हैं, ये ना। ठीक है, भूकंपीय तरंगों का संचरण ए और कर लेते हैं। भूकंप की उत्पत्ति पी एस एम एल तरंग के रूप में होती है। ठीक है, जैसे ही संचारित होती है शैलों में कंपन पैदा होते हैं। ये तरंगे जैसे चलती है तरंगों में, शैलों में कंपन पैदा होंगे। भूकंपीय तरंगों के संचरण में सबसे पहले पी, फिर एस, अंत में एल तरंगों का गमन होता है। ठीक है, ये बात बता चुके हैं हम आपको पहले ही। भूकंपीय तरंगों की गति पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। सीधे कोई भी तरंग की गति जो होती है वह निर्भर करती है जिस चट्टान से, जिस पदार्थ से गुजर रही है उसका घनत्व कितना है। तो तरंगों की गति का संबंध किससे? घनत्व से है। घनत्व अधिक होगा तो गति भी बढ़ जाएगी। पी तरंगों की कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है, बता दिया मैंने। अंदर तरंगे ध्वनि तरंगों के समान। ये तरंगे संचरण की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालती है, यानी कि चट्टानें या तो पिचकेंगी या फैल जाएंगी। इस दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आएगा। यदि चट्टानें पिचक जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, संकुचित हो जाएंगी तो घनत्व बढ़ जाएगा, और यदि अनुशीतलन हो जाएगा, दूर दूर हो जाएंगी तो घनत्व कम हो जाएगा। और शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। संकुचन से घनत्व बढ़ेगा, फैलाव से घनत्व कम हो जाएगा। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन करती है। मैंने बता दिया ये तरंग की गति है, तो कंपन जो होंगे कैसे होंगे? ऐसे होंगे, लंबवत होंगे, ऊर्ध्वाधर होंगे। ठीक है, ऐसे होंगे तो पृथ्वी में क्या होगा? उभार उत्पन्न होंगे और गर्त बनेंगे। यहाँ उभार बन गया, यहाँ गर्त बन गया। ठीक है, तो जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त पैदा कर गर्त बनाती है। अब बात करेंगे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। पृथ्वी के धरातल पर वह क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे अवलेखित नहीं होती है। सॉरी, मतलब भूकंपीय तरंगों का मापन हम पढ़ने वाले हैं आगे। उसमें देखते हैं भूकंप मापी जो होती है उसमें तरंगों का अवलेख होता है। अब विज्ञानियों को कैसे पता चलता है कि भूकंपीय तरंगे, उसके लिए यंत्र बना रखे। तो जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के वे स्थान जहां कोई भी तरंग आज तक कभी अवलेखित हुई नहीं है, मतलब भूकंप आने पर उस भूकंप की, मैं सभी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, सभी भूकंपों में कह रहा हूं, एक निश्चित भूकंप के लिए
यदि जहां पर भूकंप की तरंगें अवलेखित नहीं होती उसे उस भूकंप के लिए क्या कर देते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कह देते हैं। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर पी तथा एस दोनों ही तरंगों का अवलेखन होता है। यानी 105 डिग्री तक जहां से भूकंप उत्पन्न सबसे पहले प्राप्त हुआ धरातल है, ये 105 डिग्री दूर तक तीनों प्रकार की तरंगें अवलेखित होती हैं। यानी यहाँ कोई छाया क्षेत्र नहीं होता। तो भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री तक कोई भी छाया क्षेत्र नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे हम इसी चीज को। 105 से 145 डिग्री के बीच कोई भी किरण प्राप्त नहीं होती, कोई भी तरंग का कंपन महसूस नहीं होता। इसलिए 105 और 145 के बीच किसी भी तरंग को अवलेखित नहीं करते, अर्थात दोनों ही तरंगों के लिए पी और एस दोनों तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है। इसको तालिका समझेंगे। पी तरंगों का छाया क्षेत्र दे रखा है इस चित्र में और एस तरंगों का इस क्षेत्र में। ठीक है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का छाया क्षेत्र होता है किसके लिए, पी तरंगों के लिए। ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। ऐसा क्यों हुआ, यहां से तरंगें चली, ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी। जैसे ही इन्होंने कोर में प्रवेश किया तो कोर में यहां पे घनत्व में परिवर्तन हुआ। ऊपरी कोर हमने कहा कि कैसा है, तरल है। तो तरल ठोस से तरल में जाने पर यहां परिवर्तन हुआ, अपवर्तन की दिशा मुड़ गई इनकी। ऐसे जब यहां ये किरण निकली फिर यहां अपवर्तन हुआ और एक किरण ऐसे पार निकल गई। क्योंकि पी तरंगें ठोस से गति कर सकती हैं और तरल से भी, इसलिए अपवर्तित होते। अपवर्तन के कारण इस क्षेत्र में कोई तरंग अवलेखित नहीं होती। तो 105 से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। ये पूरी पृथ्वी पर पट्टी के रूप में होता है। ये पृथ्वी है, ये तरंग भूकंप का क्या है, एपिसेंटर अधिकेंद्र है। 105 डिग्री यहाँ पे, 105 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री, ऐसे 145, 145, 145, 105, 105, 145 के बीच में ये जो क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखिए मैंने 105, यहाँ लिखा मैंने 145, 105, 145 बीच का क्षेत्र पूरी पृथ्वी के बीच में एक पट्टी के रूप में पाया जाएगा। और एक पट्टी के रूप में जो क्षेत्र होता है इसको कह देते हैं पी तरंगों का छाया क्षेत्र। छोटा होता है एस तरंगों की तुलना में। ठीक है, अब बात करेंगे एस तरंगों छाया क्षेत्र। तो देखो बच्चों, मैंने कहा कि एस तरंगे अभी पढ़ा था, एस तरंगे ठोस से तो गति कर जाती हैं, लेकिन जैसे द्रव आता है कोर में द्रव में प्रवेश करती है गायब हो जाती है, क्योंकि द्रव से होकर के इन तरंगों की गति नहीं होती है, इनका मार्ग बंद हो जाता है। तो ये तरंगे यहीं से ऐसे मुड़ के निकल जाती है आगे, जैसे कोर में प्रवेश करती है, यहाँ तरल भाग होता है, इसमें ये तरंगे विलुप्त हो जाती है। इसलिए इन तरंगों का क्षेत्र केवल 105 के मध्य अवलेखित होती है। 105 से इस 105 तक का ये क्षेत्र होता है, यहाँ पर ये तरंगे अवलेखित नहीं होती, अर्थात इनका छाया क्षेत्र एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक बड़ा होता है। भूकंप के प्रकार। विवर्तनिक भूकंप, ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने का उत्पन्न होते हैं। एक अगले अध्याय में हम इस बात को पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में, वहां पढ़ेंगे विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक क्या है। पृथ्वी जो होती है प्लेटों से मिलकर बनी होती है, प्लेटों के आपस में गति करने से तो प्लेटों के किनारों पर ही, भ्रंश के किनारों पर ही भूकंप उत्पन्न होते हैं। और अधिकांश भूकंप विवर्तनिक भूकंप ही होते हैं। पृथ्वी पर आने वाले जितने भूकंपों में से 80% भूकंप इसी प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी जन्य भूकंप होते हैं, जब कभी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है उसके आसपास क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी धरातल के बाहर नहीं निकल पाता है, जमीन में दबा रह जाता है, तब भी भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। नियात भूकंप होते हैं। नियात भूकंप का मतलब है खनन क्षेत्र जो होते हैं वहां पे कभी कभी खाने ढह जाती हैं और ढह जाने के कारण पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाता है, इसे नियात भूकंप कहते हैं। विस्फोट भूकंप, परमाणु वार रासायनिक विस्फोट भूमि में भूकंप उत्पन्न कर देते हैं। परमाणु रासायनिक विस्फोट, ये इनको मानव जनित भूकंप भी कह सकते हैं। बांध जनित भूकंप, ये भी मानव जनित है, बांध बना देता है मनुष्य, बड़े बड़े और बांधों के दबाव का धरातल पर बोझ पड़ता है जिससे पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये हम 5 प्रकार है भूकंपों के। उत्पत्ति के आधार पर इसका कारण कैसे हुआ, ये तीव्रता के आधार पर नहीं है, उत्पत्ति के आधार पर है कि इनका कारण क्या है। ठीक है, भूकंपों की माप पढ़ लेते हैं। 2 प्रकार के स्केल होते हैं हमारे पास, एक होता है रिचर स्केल, इसको रिक्टर पैमाना भी बोलते हैं, एक होता है मर्कली स्केल, मर्कली पैमाना। रिक्टर स्केल क्या मापता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है, तरंगों की जो तीव्रता आती है उसको मापता है। और ये मापता है भूकंप द्वारा उत्पन्न आघात की तीव्रता को, ये आघात कितना भयंकर उत्पन्न हुआ उससे। तरंगों की तीव्रता मापेगा या आघात की तीव्रता मापेगा मर्कली। रिक्टर स्केल जो होगा ये बताएगा कि
भूकंप के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है, और मर्केली स्केल बताएगा कि इस भूकंप के झटकों से प्रत्यक्ष हानि कितनी हुई है। रिक्टर स्केल बताएगा कि ऊर्जा कितनी मुक्त हुई, मर्केली बताएगा कि नुकसान कितना हुआ। ठीक है, यहां इस स्केल की रेंज होती है 0 से 10, इसकी रेंज होती है 1 से, सॉरी इसकी रेंज होती है, कहां गया, अरे भाई आजा, 1 से 12। क्लियर है बच्चों, दो पैमाने चलेंगे, कंफ्यूज ना होंगे। एक चलेगा रिक्टर स्केल, ठीक है, और एक चलेगा मर्केली। रिक्टर क्या मापेगा, जो हमने पढ़ा है ना, PSL, उन तरंगों की तीव्रता को मापेगा, उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को मापेगा, जबकि मर्केली क्या मापेगा, भूकंपीय तरंगों के झटकों से उत्पन्न हानि की गहनता को मापेगा, कितनी हानि हो रही है। ठीक है, भूकंप के झटकों की तीव्रता को मापेगा वो। ठीक है, यहां स्केल 1 से 12 है, यहां स्केल 0 से 10 है। क्लियर है बच्चों। भूकंप के प्रभाव क्या है, भूमि का हिलना, धरातल की विसंगति, भूस्खलन, पंख स्खलन मतलब कीचड़ का खसक जाना, बहुत बड़े दलदल का, मृदा द्रवण, मृदा द्रवण आपने देखो पर्वत के पर्वत खसक जाते हैं, कहीं धरातल खसक जाते हैं, जमीन बैठ जाती है, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, हिम मतलब बर्फ के पहाड़ स्खलित हो जाते हैं, धरातल विस्थापन हो जाता है, बांध व तटबंध टूटने से बाढ़ जाती है, आग लगना, इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं गिरना, और सुनामी। सुनामी केवल तभी आएगी जब भूकंप समुद्र के नीचे आएगा, ध्यान रखेंगे। सुनामी क्या होती है, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों का उठ करके आ जाना, जैसे तमिलनाडु के तट पे आया था कुछ समय पूर्व। ठीक है, तो सुनामी कब आएगी, जब भूकंप धरातल समुद्र के नीचे आएगा। क्लियर है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने अब तक पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत, हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हमने पढ़ लिया भूकंप। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आकृतियां, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी आकृतियां। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, किसको, ज्योग्राफी विद साइंस को, और इसी प्रकार भूगोल की पूरी जानकारी हमारे साथ लेते रहो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।